क्लास 11th में जितने भी बच्चे हैं जिनका मिड टर्म एग्जामिनेशन है फिजिक्स का, उन सभी बच्चों के लिए वीडियो रहने वाली है। इस वीडियो में आपसे को मैं ये बताने वाला हूँ, जो भी आपका पेपर आने वाला है ना मिड टर्म एग्जामिनेशन का, मैं जानता हूँ आपकी जो है बहुत कम तैयारी है, क्योंकि आपको जो है बहुत कम टाइम मिला है क्लास 11th में, और अभी आपके जो है मिड टर्म एग्जामिनेशन स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो आपको करना क्या है, मेरे साथ साथ जितने भी मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा ना, उन सभी को आपको फॉलो करना है, और उन सभी को आपको 1 से 2 बार अटेम्प्ट करना है। और एक वीडियो में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन कराऊंगा, और ऐसी ही वीडियो आपके लिए 15 से 20 वीडियो बनाई जाएगी। तो ऐसे हो गए आपके 100 से 150 क्वेश्चन। तो अगर आप इतने क्वेश्चंस को कर लेते हो, ये ज़्यादातर आपके पीवाईक्यूज हैं। तो पीवाईक्यूज जो हैं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, जो हर साल एक ना एक पेपर में आपके रिपीट हो ही जाते हैं। ठीक है, तो आपने थ्योरी पढ़ी होगी, और इसके बाद अब हम यहाँ पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। और फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और प्लेलिस्ट का लिंक जो है आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, या फर्स्ट कमेंट में आप देख लेना, वहां पर भी पिन कर दूंगा। तो वहां पर से विजिट करके आप हर एक वीडियो को देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि ना आपको यहाँ पर डायमेंशंस फाइंड करनी है, किसकी, ए क्रॉस बी की, यानी कि ए और बी की जो भी आपकी डायमेंशन आएगी उन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करके आपको उसकी डायमेंशन बतानी है। इन द इक्वेशन E इज इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए टी, और E जो है एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, x जो है डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, एंड जो यहाँ पर T है वो टाइम को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर आपने पढ़ा होगा, अगर ये आपस में माइनस या प्लस होंगी तो इनका जो डायमेंशन है वो यहाँ पर सेम होता है। तो डायमेंशन ऑफ B will be equal to dimension of एक्स स्क्वायर। तो यहां पर से डायमेंशन आ जाएगी हमारी बी की, एक्स जो है यहाँ पर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, जो हमारे को लेंथ हम इससे को डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस भी एक लेंथ ही होती है। तो एल स्क्वायर, ये होगी हमारी बी की डायमेंशन। और ए की डायमेंशन की बात करें तो ऊपर चल रहा है आपका एल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा आपका ए, और टी से हो गया आपका टाइम, बोले तो कैपिटल टी, और इज इक्वल टू एनर्जी की होती है आपकी डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी रेज टू पावर -2। अगर आपको याद नहीं है तो फिर आप याद कर लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर से मैं इसको इधर भेजता हूँ, तो ए इंटू में टी की इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी की पावर -1 विल बी इक्वल टू एल स्क्वायर। ठीक है, अब इन सभी जो आपके ये डायमेंशन है इसकी, इसको नीचे ले आता हूँ, तो ए की डायमेंशन हमें यहाँ पर मिल जाएगी। तो ए की डायमेंशन हो जाएगी यहाँ पर से एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम एल स्क्वायर टी रेज टू पावर -1, और यहाँ पर से एम की पावर ऊपर जाएगी तो एम -1, और एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, तो एल की पावर 0, और टी की पावर हो जाएगी 1। तो ये हो गया आपकी ए की डायमेंशन। अब यहाँ पर आपको डायमेंशन फाइंड करनी थी ए क्रॉस बी की, तो ये हो जाएगा आपका ए की डायमेंशन ये आई है, एम की पावर -1, एल की पावर 0, टी की पावर 1, और बी की डायमेंशन की बात करें तो ये आई है आपकी एल स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर देते हैं, एम की पावर -1, एल स्क्वायर टी की पावर 1। तो ये हो गया इसका आंसर। बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में, टेंशन लेने की बात नहीं है। सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला गया है ना कि आपको यहाँ पर ऐसी एक्सप्रेशन डिफाइन करनी है इन केस ऑफ कोलिजन इन 2D। तो 2D कोलिजन के लिए मैं आपको एक बार डायग्राम समझा देता हूँ। ये आपका एक मास है, जिसका जो मास है वो है आपका m1, और ये आपका एक ऑब्जेक्ट है जो u1 वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, यानी कि इनिशियल स्पीड कितनी है u1। और ये आपका दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m2, और ये जो है ट्रैवल कर रहा है u2 वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी है। और ये दोनों आगे जाके कोलाइड कर जाते हैं, और कोलाइड करने के बाद यहाँ पर ये जो फाइनली इनका जो डायग्राम है वो ऐसे करके है। यहाँ पर इन दोनों का कोलिजन हो गया। अब ये जो है ना एक डायमेंशन में नहीं भागेंगे, अब ये इनकी फाइनल वेलोसिटी कुछ इस प्रकार से हो जाएगी v2, और दिस इज v1, और ये हॉरिजॉन्टल से θ1 एंगल बनाएगा, और ये θ2। अब यहाँ पर आपको करना क्या होगा वो आपको बताता हूँ।
यहाँ पर सबसे पहले आपको पता ही है मोमेंटम जो है यहाँ पर कंजर्व रहता है। तो अकॉर्डिंग टू मोमेंटम कंजर्वेशन, यहाँ पर सबसे पहले अगर हम एक्स डायरेक्शन की बात करें तो एक्स डायरेक्शन में आपको जो यहाँ पर पी इनिशियल होगा, यानी कि मोमेंटम ऑफ इनिशियल और मोमेंटम फाइनल जो होगा वो आपस में आप इक्वल होगा। तो इनिशियल मोमेंटम इसका देखा जाए तो मास है m1, वेलोसिटी है इसकी u1, तो m1 u1 प्लस में, और मास है इसका m2 u2 इज इक्वल टू, यहाँ पर से इसका जो है आपको यहाँ पर एक्स डायरेक्शन वाला कंपोनेंट देखना है, ये वाले डायरेक्शन वाला। तो इसको रिजॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपका v2 कॉस थीटा 2, और इसको रिजॉल्व करेंगे यहाँ पर v1 कॉस थीटा 1। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये था आपका मास, ऊपर वाला था m2 और नीचे वाला था m1। तो ये हो गया आपका m1 v1 कॉस थीटा 1 प्लस में m2 v2 कॉस थीटा 2। तो ये हो गया आपका एक्स डायरेक्शन का मोमेंटम। और अगर मैं वाई डायरेक्शन का पूछूं आपसे, तो वाई डायरेक्शन का जो मोमेंटम होगा वो भी एज इट इज पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल। बहुत ही सिंपल सिंपल चीजें, स्टेप बाय स्टेप है। तो इनिशियल मोमेंटम की बात करें वाई डायरेक्शन में, तो वाई डायरेक्शन आपका ये हो गया और एक्स डायरेक्शन आपका ये हो गया। तो वाई डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर इनिशियल मोमेंटम इसका, यहाँ पर वाई डायरेक्शन में कोई सी भी वेलोसिटी नहीं है, तो वेलोसिटी की वैल्यू जीरो, तो इनिशियल जो आपका मोमेंटम होगा वो जीरो हो जाएगा इस वाले केस में, और इस वाले केस में भी जीरो हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पर जो है इसमें वाई डायरेक्शन का जो मोमेंटम होगा, यहाँ पर हमने इसका एक्स डायरेक्शन का जो कंपोनेंट है वो सॉल्व किया, और यहाँ पर हम वाई डायरेक्शन का जो कंपोनेंट है वो सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका v2 साइन थीटा 2, v2 साइन थीटा 2, और यहाँ पर नीचे वाला कंपोनेंट हो जाएगा आपका v1 साइन थीटा 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका m1 v1 साइन थीटा 1 प्लस में m2 v2 साइन थीटा 2। पर आपको यहाँ पर ध्यान में क्या रखना है वो आपको बताया था। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वेलोसिटी पॉजिटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में और ये नेगेटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में। तो यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर माइनस का निशान आ जाएगा, क्योंकि ये जो है आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसको जो है यहाँ पर साइन से डिनोट करना पड़ेगा। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव वाई एक्सिस को हम माइनस से डिनोट करेंगे, क्योंकि आपका यहाँ पर m1 v1 साइन थीटा 1 ये आपका नेगेटिव वाई डायरेक्शन में था, तो यहाँ पर मैंने आपको लिए यहाँ पर माइनस लगा दिया। इस वाली एक्सप्रेशन को इधर ले आएंगे, तो m1 v1 साइन थीटा 1 विल बी इक्वल टू m2 v2 साइन थीटा 2। तो ये हो गया आपका एक्सप्रेशन 2D कोलिजन के लिए। तो ऐसे ही आपको पेपर में प्रूफ करना है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर बोला गया कि आपके पास ना एक फोर्स है जो वेरिएबल फोर्स है, और ये वेरी करिए वाई डायरेक्शन में। A force F is equal to this acts on a particle in y direction where F is in Newton and y in meter. Work done by this force to move the particle from y is equal to 0 to y is equal to 1 meter. तो आपको यहाँ पर करना क्या होगा, आपको यहाँ पर वर्क डन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वर्क डन का जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है आपका F डॉट डी आर, यानी कि इन दोनों का इंटीग्रेशन कर देंगे तो फिर आपको ना यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर से इसको ओपन करते हैं, तो यहाँ पर F डॉट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन एंड डी एक्स प्लस फोर्स इन वाई डायरेक्शन एंड डी वाई प्लस फोर्स इन जेड डायरेक्शन एंड डी जेड, इन सबको हम इंटीग्रेट कर देंगे तो फिर हमें यहाँ पर नेट वर्क डन मिल जाएगा। अब आपको पता ही है यहाँ पर जो फोर्स है वो ओनली वाई डायरेक्शन में एक्ट करिए, तो एक्स डायरेक्शन की जो यहाँ पर फोर्स होगा वो यहाँ पर जीरो होगा, जेड डायरेक्शन का फोर्स भी जीरो होगा, तो यहाँ पर हमें खाली वाई डायरेक्शन को ही इंटीग्रेट करना होगा। तो ये होगा आपका एफ वाई है आपका 20 प्लस 10y, और यहाँ पर से आपको इंटीग्रेशन करना है dy के रिस्पेक्ट में, तो इंटीग्रेट करते हैं, ये हो जाएगा आपका 20 और ये हो गया आपका y, और इंटीग्रेट करना है आपको कहाँ से, 0 से लेकर 1 तक, तो 0 से लेकर 1 तक, तो ये हो गया आपका 0 से लेकर 1 तक प्लस में 10y
10 बाहर कर देंगे, y का हो जाएगा y²/2, और यहाँ पर से 0 से लेकर 1 तक। अब यहाँ पर से 2 से ये 10 कट गया 5 बार में, और यहाँ पर से इसको हम 0 और 1 पुट कर देते हैं, तो W = 20 प्लस में ये हो गया आपका 5, तो 25 जूल जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन में आपको ये बोला गया कि आपको ना यहाँ पर एंगुलर स्पीड गिवन है एक फ्लाई व्हील की मेकिंग 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट, व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पर आपको ओमेगा की वैल्यू फाइंड करनी है कि ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, और ओमेगा होता है आपका 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई/न्यू। तो आपकी मर्जी आप क्या लिखते हैं। और बाकी यहाँ पर से सॉरी मैंने यहाँ पर थोड़ा ये गलत लिख दिया, 2 पाई/टाइम पीरियड, ये भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ पर पता है जो आपका फ्रीक्वेंसी होता है वो होता है रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, यानी कि जो आपका कोई सा भी व्हील है वो 1 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन लेता है उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, आपको ये 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट में गिवन है, तो आपको ना इसको ना सेकंड में चेंज करना होगा। कैसे सेकंड में चेंज करेंगे, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा आपका यहाँ पर से 120 रिवॉल्यूशन अपॉन पर मिनट है, तो मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए 1 मिनट को 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका सेकंड। तो 0 से 0 गया, 6 से ये गया, ये आ गया आपका 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। तो आपको रिवॉल्यूशन पर सेकंड में फ्रीक्वेंसी मिल गई। अब आपको करना क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो ओमेगा की वैल्यू आपको यहाँ पर से फाइंड करनी है। तो ओमेगा हो जाएगा आपका यहाँ पर से 2 पाई, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 2, तो ये हो गया आपका 4 पाई। पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं 3.14, तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा आपका 56, एंड ये हो गया आपका 12.56। ये हो गया आपकी ओमेगा की वैल्यू। यूनिट लिखना मत भूलना, आपके कभी कभार जो है यूनिट के भी मार्क्स काट लिए जाएंगे, तो रेडियन पर सेकेंड इसकी यूनिट होती है। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको बोला गया है ना कि आपको यहाँ पर एक मिसाइल गिवन है, अ मिसाइल इज फायर्ड फॉर अ मैक्सिमम रेंज विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, इफ जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट इज द मैक्सिमम रेंज। तो मैक्सिमम रेंज के लिए आपको फॉर्मूला पढ़ाया होगा, रेंज का फॉर्मूला होता है u² sin 2θ बाय जी। तो यहाँ पर अगर आपको मैक्सिमम रेंज चाहिए तो आपको यहाँ पर साइन 2θ को यहाँ पर इसको मैक्सिमम करना होगा, तभी तो आपकी इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। और आपको पता है साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है आपके यहाँ पर से 1, ठीक है। तो यहाँ पर से आपको थीटा कौन सी वैल्यू देगा, जब इसकी वैल्यू 1 आ जाए, तो साइन 2θ इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर से अगर आप इसको कंपेयर करेंगे, साइन 2θ इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री, 1 पर साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है, तो 2θ इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो 45 डिग्री पे जो है आपका यहाँ पर मैक्सिमम रेंज आने वाला है। तो वी पुट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, देन रेंज विल बी u² साइन 90 डिग्री, 45 इंटू 2 हो जाएगा आपका 90, डिवाइड बाय जी की वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन में 10 बोली है, तो r इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी है इसकी 20, और इसका स्क्वायर करना है 20 का स्क्वायर, तो 2 बार लिख देता हूँ, 10 से डिवाइड करना है, तो इसको डिवाइड कर दिया, ये आ गया आपका 40 मीटर। तो इतने मीटर जो है आपकी मैक्सिमम रेंज जाएगी। 6 क्वेश्चन में आपको बोला गया ना कि आपको यहाँ पर द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, एक प्रोजेक्टाइल का जो हॉरिजॉन्टल रेंज है और जो मैक्सिमम हाइट है वो इक्वल है द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल, यानी कि एक प्रोजेक्टाइल है आपका जो किसी थीटा एंगल पर जो है यहाँ पर उसको फेंका गया है, तो यहाँ पर आपको ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताना है कि क्या इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा, ये थीटा एंगल आपको बताना है। तो इसके लिए मैं आपको क्या बताना चाहूंगा वो आपको बताता हूँ। आपको ना यहाँ पर सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, किसका, हॉरिजॉन्टल रेंज का। रेंज का आपका फॉर्मूला होता है u² sin 2θ अपॉन में जी। अगर आपको नहीं पता तो इसको आप अपनी नोट्स वाली कॉपी में लिख सकते हैं। रेंज का फॉर्मूला हो गया मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट u² sin स्क्वायर थीटा बटे 2g। और यहाँ पर लास्ट फॉर्मूला होता है आपका किसका, टाइम ऑफ फ्लाइट का। टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें तो 2u sin थीटा
बटे जी। और यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में आपको बोला गया ना कि हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट जो है आपके आपस में इक्वल है। हॉरिजॉन्टल रेंज ये है और मैक्सिमम हाइट ये है, ये दोनों जो है आपस में इक्वल है। तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 जी। जी से जी कटता हुआ दिख रहा है, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कटता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर से आपको ये दिख रहा होगा 2 की इधर मल्टीप्लाई की तो 2 साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर आपको एक चीज याद होनी चाहिए, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला इसका होता है आपका 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। तो यहाँ पर से इसको मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4, 4 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से एक साइन थीटा जाएगा, कॉस थीटा को नीचे ले जाता हूँ, 4 इज इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये होता है आपका टेन थीटा एंड फाइनली थीटा इज इक्वल टू में टेन इनवर्स ऑफ 4। तो ये हो गया आपका इसका आंसर, टेन इनवर्स 4। सेवंथ क्वेश्चन में आपको बोला गया ना कि आपको यहाँ पर रिलेशन फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम के बीच में। तो ये आपका जो रिजल्ट है, यहाँ पर जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो आपको इसको याद करना है। आपके पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है जो इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में आपको कराने वाला हूँ। तो रिलेशन की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी का आपका फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। और यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला तो ये होता है आपका एम वी, बोले तो मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ पर से आपको दिख रहा होगा अगर मैं ऊपर मास से मल्टीप्लाई करूँ तो नीचे भी मुझे मास से मल्टीप्लाई करना होगा। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ, नीचे एम से मल्टीप्लाई किया है तो 2m, और ये हो गया आपका एम वी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ये हो गया आपका मोमेंटम, तो पी स्क्वायर बटे 2m। तो यहाँ पर से आपका रिलेशन आ जाता है पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m। काइनेटिक एनर्जी को मैं के से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये हो गया आपका लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन। के हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी और पी हो गया आपका यहाँ पर से लीनियर मोमेंटम और यहाँ पर से एम हो गया आपका यहाँ पर से मास। ठीक है, तो ये आपको रिजल्ट आपको यहाँ पर याद रखना है। अब जो न्यूमेरिकल आने वाला है इसी पर बेस्ड आने वाला है। एट्थ क्वेश्चन में आपको बोला गया ना कि आपके पास ना दो बॉडीज है जिनका जो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है वो सेम है और उनके मासेस है m1 एंड m2। और यहाँ पर ना आपको रेशियो फाइंड करना है लीनियर मोमेंटम का। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास m1 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास m2। इस वाले मास का और इस वाले मास का जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपस में इक्वल है। तो यहाँ पर से काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो दिस इज इक्वल टू पी स्क्वायर बटे 2m। अभी हमने एक रिलेशन डिफाइन किया है, तो ना आपको यहाँ पर से क्या करना होगा, यहाँ पर से मैं पी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। ये हो जाएगा आपका 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर से ना आपको क्या करना होगा, पी की वैल्यू फाइंड करनी होगी। पी की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 2m के। ठीक है, तो यहाँ पर से आपको क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है। तो रेशियो की बात करें तो रेशियो हो जाएगा आपका पी m1 अपॉन पी m2, मोमेंटम ऑफ पी, मोमेंटम ऑफ m1, मोमेंटम ऑफ मास m2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ 2m, मास की जगह पे मैं यहाँ पर m1 लिख रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी की जगह पे k। ठीक है, अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m2k, क्योंकि मास आपका m2 है तो मास की जगह पे लिख दिया m2 और बाकी काइनेटिक एनर्जी सेम है। तो काइनेटिक एनर्जी को मैं यहाँ पर से काट सकता हूँ और 2 को भी काट सकता हूँ। तो यहाँ पर से आपका फाइनली आ जाएगा आपका यहाँ पर अंडर रूट m1 अपॉन अंडर रूट ऑफ m2 और यही बन जाएगा आपका यहाँ पर से रेशियो। ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ पर से रेशियो। नाइन्थ क्वेश्चन में आपको बोला गया ना कि आपके पास दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी और यहाँ पर आपको लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है जब ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर के लिए आपकी एक कंडीशन होती है, जब कभी आप इसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो ए बी कॉस थीटा आता है। और अगर ये आपस में परपेंडिकुलर हैं तो परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री, मतलब ये दोनों 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो कॉस थीटा को, थीटा की जगह पे मैं यहाँ पर 90 डिग्री पुट कर रहा हूँ, तो कॉस 90 डिग्री। और ये जो आपकी वैल्यू होगी ना
cos 90 होता है आपका 0, तो पूरे को ये 0 बना देगा, तो a डॉट b आ जाएगा आपका 0 के बराबर। तो यहाँ पर से मैं क्या करूँगा, यही वाला जो आपका कंडीशन है इसमें अप्लाई करूँगा इस वाले क्वेश्चन में। तो a डॉट b करते हैं, तो यहाँ पर से a डॉट b हो जाएगा आपका 4 2 जा 8 लैम्डा इंटू -2, तो माइनस का 2 लैम्डा एंड -2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा आपका -2 बराबर 0। आई कैप की आप आई कैप के साथ करेंगे तो फिर ये आ जाएगा आपका 1, और यहाँ पर जे कैप के साथ तो यहाँ पर भी आ जाएगा आपका 1, के कैप के साथ तो यहाँ पे भी आ जाएगा आपका 1। अगर आपके दिमाग में चल रहा होगा मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, इससे क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया, तो आई कैप डॉट जे कैप आपस में ये दोनों जो है 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, जहां पर से इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और आई कैप डॉट के कैप यहाँ पर से भी आपकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर से सिंपली 6 - 2 लैम्डा इज इक्वल टू में 0, तो यहाँ पर से 2 लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 के बराबर, लैम्डा की वैल्यू आ गई आपकी 3। तो आपको यहाँ पर लैम्डा ही फाइंड करना था, लैम्डा की वैल्यू आ गई आपकी 3, तो ये हो गया आपका राइट आंसर। 10th क्वेश्चन में आपको बोला गया ना, आपको यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है परपेंडिकुलर टू बोथ दी वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर आपको पता होना चाहिए, हमेशा एक इन दोनों को जो है परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर आपको पता होगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये होता है आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इन दोनों का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय इनकी डायरेक्शन। तो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हमेशा ऐसे ही होता है, उनका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। तो यहाँ पर से आपको ये वाली डायरेक्शन फाइंड करनी है, तो एन कैप की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और अपॉन में हो गया आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर ना आपको क्रॉस प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर से मैं इसका ना क्रॉस प्रोडक्ट करूँगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए आपको पता ही होगा, डिटर्मिनेंट की हेल्प लेते हैं, जो आप क्लास 12th में पढ़ेंगे। पर आपको यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं करना, यहाँ पर जो है यहाँ पर लिखना है आई कैप माइनस जे कैप एंड के कैप। बहुत सिंपल सा डिटर्मिनेंट होता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। आपको यहाँ पर क्या करना है, इसका कॉफिशिएंट क्या है 2, तो 2 यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर जे का कॉफिशिएंट है 1, तो 1 लिख देंगे। के का कॉफिशिएंट 1, तो यहाँ पर 1। और बी का कॉफिशिएंट की बात करें, आई कैप के कॉफिशिएंट की बात करें तो 1, जे कैप के कॉफिशिएंट की बात करें तो -1, और इसका हो जाएगा आपका 2। अब क्रॉस प्रोडक्ट में क्या करते हैं वो आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले ना आपको इसका सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपकी कुछ यहाँ पर वैल्यू आएगी आई कैप, और यहाँ पर से माइनस जे कैप, और यहाँ पर भी आपकी कुछ वैल्यूज आएंगी, और इसके बाद प्लस में के कैप। बस आपको ध्यान जे कैप में रखना होगा, क्योंकि आपका यहाँ पर से माइनस का निशान आता है। के कैप में भी आपकी कोई सी वैल्यू आएगी, क्या वैल्यू आएगी वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको इसको आई कैप को सॉल्व करना है, तो आई कैप के लिए आपको क्या करना होगा, इसको छुपाना है और इसको छुपाना है। ठीक है, आपने इन दोनों को छुपा लिया। अब 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने यहाँ पर 2, और यहाँ पर से ये हो जाएगा आपका -1 इंटू 1, तो माइनस का 1, और इन दोनों के बीच में माइनस लगा देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ पर से आई कैप। अब जे कैप की बात करें तो एज इट इज यहाँ पर भी ऐसे इसको छुपाया और इसको छुपाया, ये हो गया आपका 2 2 जा 4, और 1 इंटू 1 1, तो 4 - 1, और यहाँ पर से के कैप की बात करें तो इसको छुपाया और ऊपर वाले को छुपाया, तो ये हो गया आपका -2 और -1। तो अब बस इसको सॉल्व करने की बारी है, बाकी तो आपका आंसर आ ही गया। ए क्रॉस बी, ये हो जाएगा आपका 3 आई कैप, और ये हो गया आपका -3 जे कैप, और ये हो गया आपका -3 के कैप। ठीक है, तो ये हो गया आपका वेक्टर। अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा आपका यहाँ पर से √ऑफ आई कैप का कॉफिशिएंट है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, प्लस में इसका कॉफिशिएंट है -3, तो इसका भी स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, आपका आ जाएगा यहाँ पर से 3√3। ठीक है, तो आपको मैग्नीट्यूड पता लग गया। अब यहाँ पर से आप यूनिट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। तो यूनिट वेक्टर था आपका यहाँ पर से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन में
ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड। तो ऊपर वाले की वैल्यू आई है 3, ऊपर से मैं यहाँ पर ना 3 कॉमन ले रहा हूँ, तो ये हो गया आपका आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, और अपॉन में हो गया आपका 3√3, 3 से 3 कैंसिल, तो ये हो गया आपका आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप और डिवाइडेड बाय √3। ये हो गया आपका फाइनली आंसर। और बाकी इस वीडियो में इतना ही। आज मैंने आपको तकरीबन 10 क्वेश्चन कराए हैं। आप इनकी प्रैक्टिस 2 से 3 बार करेंगे तो फिर आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और जितनी भी वीडियोस मैं आपके लिए आगे प्रोवाइड करने वाला हूँ, आप सभी को उन सभी वीडियोस को फॉलो करना है और अपने क्लास नोट्स को जो है आपको रिवाइज करते रहना है। और आपको क्या करना है, आपके जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स है ना, वो भी आपको अपने आप कवर करने होंगे। मैं कुछ कुछ एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर कवर करा दूंगा। और बाकी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो फिर वीडियो को लाइक कर देना और टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जो है मैं आपको एक फॉर्मूला शीट प्रोवाइड करूंगा जिसमें आपके ऑल फॉर्मूला लिखे होंगे, जो आपके पेपर में आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। अगर आप वहां पर से सारे सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं तो फिर आप क्वेश्चंस को आसानी से बना लेंगे। तो चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं किसी और के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।